सोमालिया के पास इंडियन ओशन का विशाल क्षेत्र, जो कभी एक शांत समुद्री रास्ता था, डर के अड्डे में बदल गया। सोमाली पायरेट्स पूरी तरह से हथियारों से लैस और दौलत के पीछे बेरहम बुरे सपने जैसा बन गए। उनके आतंक राज ने नाविकों और जहाज मालिकों सभी की रूह कंपा दी। दुनिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि ये नए जमाने के समुद्री डाकू जहाजों को हाईजैक करते थे, क्रू को बंधक बना लेते थे और बहुत ज्यादा फिरौती मांगते थे। सोमाली समुद्र, जो कभी समुद्री जीवन से भरा था, अब सायों से घिरा हुआ था। उनकी गहराई में साहसी डकैतियों और जिंदा रहने के लिए बेताब संघर्षों की कहानियां छिपी थीं। दुनिया इस समुद्री अभिशाप को जन्म देने वाली ताकतों को समझने के लिए जूझ रही थी। इन लोगों को ऊंचे समुद्रों पर अपराध का जीवन अपनाने के लिए क्या प्रेरित किया? इसका जवाब सोमालिया के उथल पुथल भरे इतिहास में है। एक ऐसा देश जो गृहयुद्ध, गरीबी और अराजकता से तबाह हो गया है। 1991 में सोमाली सरकार के पतन ने एक खालीपन पैदा कर दिया, जिससे देश शोषण की चपेट में आ गया। अपने विशाल समुद्र तट पर गश्त करने के लिए कोई प्रभावी नौसेना नहीं होने के कारण सोमालिया अवैध मछली पकड़ने और जहरीले कचरे को फेंकने का अड्डा बन गया। सोमाली लोग, जिनकी आजीविका को खतरा था, और अधिक हताश होते गए। दुनिया ने उनकी दुर्दशा से आंखें फेर लीं, मदद की उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने के बेड़े ने सोमाली तट से दूर समृद्ध मछली पकड़ने के मैदानों का शोषण किया, मछलियों के भंडार को कम किया और स्थानीय मछुआरों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। विदेशी कंपनियों ने सस्ते निपटान के तरीकों की तलाश में सोमाली जल में जहरीला कचरा डंप किया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में जहर फैल गया और मछली पकड़ने के उद्योग को और नष्ट कर दिया। सोमाली लोग, जिनकी पीठ दीवार से लग गई थी, खुद को सीमित विकल्पों के साथ पाया। पायरेसी, जो कभी दूर का खतरा था, जीवित रहने के एक हताश कार्य के रूप में उभरा। सोमाली मछुआरों का पायरेसी में उतरना एक क्रमिक, लगभग अपरिहार्य प्रक्रिया थी। शुरुआत में उन्होंने अपने मछली पकड़ने के मैदानों की रक्षा के लिए हथियार उठाए उन विदेशी ट्रॉलरों का पीछा किया, जिन्होंने उनकी आजीविका को खतरा पैदा किया। ये विजिलेंट समूह अल्प विकसित हथियारों से लैस जल्द ही पायरेसी की आकर्षक क्षमता का पता लगा लिया। फिरौती में शामिल भारी रकम मछली पकड़ने से होने वाली उनकी कमाई से कहीं ज्यादा थी। अपने पानी की रक्षा के लिए एक हताश प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ, वह एक जटिल आपराधिक उद्यम में बदल गया। पायरेट्स अपनी शुरुआती सफलताओं से उत्साहित होकर अधिक साहसी और अधिक महत्वाकांक्षी हो गए। उन्होंने तेज नावों, परिष्कृत हथियारों और जीपीएस तकनीक में निवेश किया, जिससे वे अपनी पहुंच सोमाली जल से बहुत दूर तक बढ़ा सके। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन, अदन की खाड़ी, उनका शिकारगाह बन गया। दुनिया अविश्वास में देखती रही, क्योंकि मछुआरों के ये फटेहाल समूह एक दुर्जय समुद्री बल में बदल गए, जो बड़े मालवाहक जहाजों और तेल टैंकरों को पकड़ने में सक्षम थे। दूरस्थ तटीय ठिकानों से काम करने वाले पायरेट्स ने मुखबिरों, वार्ताकारों और निवेशकों का एक परिष्कृत नेटवर्क स्थापित किया। उन्होंने एक पदानुक्रमित संरचना विकसित की, जिसमें फाइनेंसर, वार्ताकार और बंदूकधारी प्रत्येक ऑपरेशन में एक विशिष्ट भूमिका निभाते थे। बंधक, जिन्हें अक्सर कठोर परिस्थितियों में महीनों तक रखा जाता था, मूल्यवान सौदेबाजी चिप्स बन गए। दुनिया, जो शुरू में प्रतिक्रिया करने में धीमी थी, को सोमाली पायरेसी के बढ़ते खतरे को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो एक स्थानीय समस्या के रूप में शुरू हुआ था, वह एक वैश्विक संकट में बदल गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन बाधित हो गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया का ध्यान सोमाली पायरेसी की दुर्दशा की ओर कई दुस्साहसी अपहरणों के माध्यम से आकर्षित हुआ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में अपना दबदबा बनाया। 2009 में मर्स्क अल्बामा की घटना, जहां कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को बंधक बना लिया गया था, इस मुद्दे को चर्चा में लाया। हथियारबंद पायरेट्स से घिरी एक लाइफ बोट में अकेले और असुरक्षित कैप्टन फिलिप्स की छवि पायरेट्स की क्रूरता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। 2 मिलियन बैरल तेल ले जाने वाले सऊदी सुपर टैंकर सीरियस स्टार के अपहरण ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में सदमे की लहरें भेज दी। कई मिलियन डॉलर की फिरौती की मांग करने वाले पायरेट्स ने वैश्विक व्यापार को बाधित करने और दुनिया को बंधक बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। टैंक और अन्य सैन्य उपकरण ले जाने वाला एक यूक्रेनी मालवाहक जहाज MV फेना एक और हाई प्रोफाइल लक्ष्य बन गया, जिससे क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देने के लिए पायरेसी की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। ये हाई प्रोफाइल अपहरण भयावह होते हुए भी सोमाली पायरेसी को बढ़ावा देने वाले हितों के जटिल जाल को भी उजागर करते हैं। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि पायरेट्स केवल एक बड़े खेल में मोहरे थे, जो अराजकता से लाभ उठाने की मांग करने वाली शक्तिशाली ताकतों द्वारा हेरफेर किए जाते थे। अपने जहाजों और चालक दल की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए पश्चिमी कंपनियों द्वारा फिरौती देने के आरोपों ने मिली भगत के संदेह को हवा दी। पीड़ित और अपराधी के बीच की रेखा धुंधली होती गई। दुनिया इस सवाल से जूझ रही थी, क्या पायरेट्स वास्तव में खलनायक थे, या वे केवल एक बहुत गहरे अस्वस्थता के लक्षण थे? दुनिया अविश्वास में देखती रही, क्योंकि लाखों डॉलर की फिरौती सोमाली पायरेट्स के हाथों में चली गई। ये पैसा कहां गया और अंततः इस अवैध व्यापार से किसे लाभ हुआ?
बातचीत के आसपास पारदर्शिता की कमी और पायरेट्स द्वारा परिष्कृत हथियारों के सहज अधिग्रहण से प्रेरित होकर साजिश के सिद्धांत बहुत ज्यादा थे। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और अंधेरे व्यवसायी पायरेसी में शामिल थे, जो मुनाफे में कटौती के बदले खुफिया जानकारी, हथियार और सुरक्षित ठिकाने प्रदान करते थे। दूसरों ने आतंकवादी संगठनों पर उंगली उठाई, आरोप लगाया कि वे अपने अभियानों को निधि देने और हथियार हासिल करने के लिए पायरेसी का इस्तेमाल कर रहे थे। पायरेसी, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच की रेखा और धुंधली होती गई। सोमाली जल में जहरीले कचरे का डंपिंग, पश्चिमी लालच और लापरवाही की विरासत ने कहानी में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। कुछ लोगों ने तर्क किया कि पायरेट्स अपनी आजीविका के विनाश से हताशा की ओर प्रेरित होकर अपने कार्यों में उचित थे। वे उनके विचार में अपराधी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अपने लोगों पर किए गए अन्याय के लिए प्रतिशोध की मांग कर रहे थे। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में है, हताशा, लालच और शोषण का एक अस्पष्ट मिश्रण।